Okay, Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining. I'm Isha. I'm the founder of Ayat Foundation. So, a brief overview. हम mainly काम कर रहे हैं regional empowerment पे, basically working with students from minority and underprivileged backgrounds. This can include ethnic, gender, and religious minorities. And right now we're working with almost 50 students from Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, Sindh, Gilgit, and South Punjab. We have students from North Punjab as well, but ज़्यादा बच्चे इस वक्त हमारे पास केपी, गिलगित और सिंध के हैं. So today's webinar is on the Chinese scholarship and admissions, and we have with us Mudassir, who is a current scholar and an ENSO scholarship recipient in China. तो वो अब आप लोगों को बेसिकली सारी डिटेल्स और ओवरव्यू देंगे एंड देन वी कैन डिस्कस योर कंसर्न्स. और आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप लोग चैट बॉक्स में सेंड करते जाएं ताकि लाइक यू नो हम साथ साथ इसको एड्रेस कर लें. Sir, can you unmute and you can share the screen as well? अच्छा, you will need to unmute as well. आपकी आवाज़ नहीं आ रही. अच्छा, आप try. Oh, okay. Can you hear me? Yeah. Fine, Now. but Okay. I'm a doctor. Okay, that's clear. Wait, I think. I am blind, but I want to become a doctor. क्या ये प्रेजेंटेशन शो हो रही है आपको? जी. Okay, that's great. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सर है और मैं अभी करंटली PhD कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस से. और मैं मेरा जो एडमिशन हुआ था वो 2022 में हुआ था. और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफली करवा दूं कि मैंने इससे पहले BS किया था इकोनॉमिक्स में एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से 2017 में. और उसके बाद मैंने MPhil किया इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में पाइट से, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इस्लामाबाद से 2020 में. और उसके बाद मैंने 2021 में मैंने इंडिपेंडेंट न्यूज़ पाकिस्तान ज्वाइन किया एज अ इकोनॉमिक राइटर, और जहाँ पे मैंने न्यूज़ आर्टिकल लिखे तकरीबन 150 के करीब. और उसके बाद 2022 में ही मेरा एडमिशन हुआ था आंसू स्कॉलरशिप के थ्रू इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन इन्वायरमेंट चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज में. और अभी यहाँ पर मेरा ये सेकंड ईयर है. उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं कि चाइना में जो है वो मास्टर डिग्री कितने साल की होती है. चाइना में जो मास्टर डिग्री है वो तकरीबन 2 से 3 साल की होती है, लेकिन यूजुअली जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है CSE आंसू या कोई दूसरा स्कॉलरशिप जो कि फुली फंडेड हो वो 3 साल के लिए होता है. मतलब ये कि ये आप मैक्सिमम 3 साल में आपको डिग्री कंप्लीट करनी होती है मास्टर डिग्री. और जो PhD डिग्री है वो 3 से 5 साल तक के लिए होती है. और जो स्कॉलरशिप होता है वो यूजुअली 4 साल का होता है. मतलब 4 साल तक वो आपको फंडिंग जो है वो मिलती रहती है, आपको स्टाइपेंड मिलता रहता है. उसके बाद आइट्स है. आइट्स मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए होता है. आइट्स के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आइट्स या टोफल वगैरह कंपलसरी होता है. उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या CGPA मैटर करती है. मेरा CGPA कम है तो क्या मैं स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकता हूँ कि नहीं. तो उसका आंसर ये है कि CGPA बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो स्टूडेंट्स अभी सेकंड थर्ड सेमेस्टर या फिर अभी वो एजुकेशन उनकी चल रही है तो वो अपनी स्टडी पे फोकस ना करें और CGPA पे फोकस ना करें. सो उनको फोकस करना चाहिए, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए CGPA मैटर नहीं करते चाइना में आंसू या CSE स्कॉलरशिप के लिए. उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी है. एप्लीकेशन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी होती है, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ी के बगैर भी अप्लाई कर सकते हो. अब आंसू स्कॉलरशिप के अंडर दो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, USTC और UCAS. दोनों की
एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आप बिल्कुल जो है वो फ्री ऑफ कास्ट उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है मेजर स्कॉलरशिप्स इन चाइना। ये मैंने कुछ स्कॉलरशिप्स निकाले हैं। हर यूनिवर्सिटी में एक से ज़ायद स्कॉलरशिप्स होते हैं। जो सबसे फेमस स्कॉलरशिप है वो है CSE, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं पाकिस्तान से वो CSE स्कॉलरशिप के थ्रू आते हैं। और एक स्कॉलरशिप है आंसू, जो कि चाइना का हाईली पेड स्कॉलरशिप है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होता है, जिसको प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप या प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स होते हैं, जैसा कि बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। इस तरह के लोकल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप भी होते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले उसका स्टाइपेंड के बारे में लिखा हुआ है कि जो CSE का स्टूडेंट है उसको जो स्टाइपेंड मिलता है, अगर तो वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो उसको जो मंथली स्टाइपेंड मिलता है वो तकरीबन 3700 RMB पर मंथ मिलता है। और जो PhD का स्टूडेंट है उसको 4500। और ये पार्शली फंडेड भी होता है और फुली फंडेड भी होता है। ये जो स्टाइपेंड लिखा है मंथली स्टाइपेंड, ये है फुली फंडेड का। और पार्शली फंडेड जो है उनको इससे थोड़ा सा कम मिलता है स्टाइपेंड। या और कुछ होते हैं स्टूडेंट जिनको मंथली स्टाइपेंड बिल्कुल भी नहीं मिलता, सिर्फ उनकी जो फ़ी वगैरह होती है वो वेव ऑफ होती है और मंथली स्टाइपेंड उनको कोई नहीं मिलता। उसके अलावा आंसू है। आंसू जो है वो चाइना का हाईली पेड स्कॉलरशिप है, और जिसमें मास्टर के स्टूडेंट को तकरीबन 4000 RMB पर मंथ मिलते हैं, और जो PhD का है उसको 7000, और कुछ स्टूडेंट हैं उनको 7 से ज़ायद भी मिलते हैं। अब मुझे जो है वो तकरीबन मतलब 8000 RMB के करीब जो है पर मंथ मुझे स्टाइपेंड मिल रहा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है। यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप 1800 से लेकर 4500 RMB तक मिलते हैं मंथली स्टाइपेंड। इसमें यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलरशिप होता है, ये इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। हर यूनिवर्सिटी ने अपनी कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि किसी यूनिवर्सिटी ने 2 कैटेगरीज बनाई हैं, किसी यूनिवर्सिटी ने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो उसमें वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप देते हैं। उसके बाद जो बाकी स्कॉलरशिप्स हैं, लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है एक, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसमें भी तकरीबन 1800 से लेकर 4500 RMB तक मास्टर और PhD स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर बात करें कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप की, तो जो CSE है उसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी होते हैं और पार्शली फंडेड भी होते हैं। जो फुली फंडेड होते हैं उसमें तो होता है कि आपकी कोई फ़ी नहीं होती, आपको जो है वो ट्यूशन फ़ी वगैरह कोई नहीं होती। उसके अलावा आपको आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो भी तकरीबन 800 RMB होती है पर ईयर। वो स्कॉलरशिप में ही मतलब कि वो पे करते हैं 800 RMB। तो ये आता है फुली फंडेड में। जो पार्शली फंडेड होता है उसमें यूजुअली जो आपकी ट्यूशन फ़ी होती है वो सिर्फ वेव ऑफ होती है, बाकी जो आपके जो रहने का खर्चात हैं वो आपको खुद से बर्दाश्त करने होते हैं। उसके बाद जो आंसू स्कॉलरशिप है वो फुली फंडेड है, उसमें पार्शली फंडेड मतलब नहीं होता उसमें। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है उसमें भी फुली फंडेड और पार्शली फंडेड होते हैं। उसके अलावा जो अदर स्कॉलरशिप्स हैं उनमें भी ऐसे ही है। उसके बाद आज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जो CSE है उसके अंडर तकरीबन 280 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CSE के अंडर है। उसके बाद आंसू स्कॉलरशिप जो है उसके अंडर 2 यूनिवर्सिटीज़ है सिर्फ, USTC यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना और UCAS यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज। लेकिन उनके अंडर जब अब UCAS के अंडर तकरीबन 100+ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसा कि मेरा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन इन्वायरमेंट। सो ऐसे ही 100+ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो आप यानी कि उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं आंसू स्कॉलरशिप के थ्रू। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होता है वो भी मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में उनका अपना स्कॉलरशिप होता है, जिसको प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप या प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी कहते हैं। उसके बाद जो अदर स्कॉलरशिप्स हैं जैसा कि शंघाई गवर्नमेंट या बीजिंग गवर्नमेंट, सो वो स्कॉलरशिप भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है, कुछ में नहीं होता। उसके बाद जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है, जो डेडलाइन है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मतलब ये कि जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होगी वही CSE की डेडलाइन होगी। और उसके बाद आंसू स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो फरवरी 2024 है। अभी कल ही इन्होंने USTC ने अनाउंस की है 15 फरवरी। सो उसके बाद जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वो भी वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और यूजुअली जो इन यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन होती है वो
15 मार्च या फिर 30 मार्च इसके आसपास होती है, यही होती है। और इसी तरह रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है या दूसरे स्कॉलरशिप। Yeah. जी जी Thank you for covering this. Can we would you like to take the questions in between? क्योंकि 2-3 लोगों ने hands raise किए हुए हैं. ओके ओके Yeah. अच्छा. So Sabah, can you unmute? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जो सीएससी का जब हम पोर्टल सर्च करते हैं सीएससी ऑफिशियल, तो वहाँ पे जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ का वो मेंशन होता है कि उसका एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लेकिन जब हम उसको इंडिविजुअली गूगल के अंदर सर्च करते हैं तो वहाँ पे जो है उनका एप्लीकेशन फ़ी मेंशन होता है। तो ये क्या सीन है? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं, शायद आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे मेरा नहीं ख्याल ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि उनकी एप्लीकेशन फ़ी है या नहीं है। जो सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सर्च करते हैं cscofficial.com, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है campuschina.org, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और उस ऑफिशियल वेबसाइट पे फ़ी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी की फ़ी की। वो आपको जो यूनिवर्सिटी फ़ी की इन्फॉर्मेशन वो आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट से ही मिलेगी। तो सर आप उसका जो लिंक है वो शेयर कर सकते हैं जो जी जी ऑफिशियल बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी। आगे मैंने ये दिया हुआ है, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं उसको प्रॉपर जो है ना आपको बता सकूं इसके ऊपर, गूगल क्रोम के ऊपर, कि कैसे आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है और कैसे आपने प्रोग्राम सर्च करना है campuschina.org के थ्रू। जी जी बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चन? I think there's someone called Imran. He has his hand raised. ओके Yeah. कैमरे में खोलो। मेरा जो क्वेश्चन ये है कि मतलब बाहर की जो चाइनीज के जो स्कॉलरशिप होते हैं अक्सर जो ये बैचलर्स के लिए प्रेफर नहीं करते हैं, मास्टर्स के लिए, पीएचडी होल्डर्स के लिए। तो क्या वहाँ पे जो है लैंग्वेज मस्ट होता है? मतलब कुछ यूनिवर्सिटी से जो है वो रिलेटेड टू, मतलब अगर गवर्नमेंट वहाँ पे चाइनीज की जो गवर्नमेंट है वो कुछ स्कॉलरशिप जो है वो उसके अनाउंस करते हैं, कुछ वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज होते हैं वो अनाउंस करते हैं। तो ये जो रिलेवेंट है, मतलब ये किस तरह, मतलब कुछ इस बता सकते हो, गाइड कर सकते हो इस चीज से रिलेटेड? नहीं, मुझे क्वेश्चन आपका क्या, क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि आप मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब कि आप स्कॉलरशिप का क्या समझ? मैं जस्ट ये पूछना चाहते हूँ, मतलब जो चाइनीज स्कॉलरशिप्स वगैरह होती है वो किस तरह, मतलब कि हमें कौन से, मतलब हमें हमारे लिए जो मस्ट जो अच्छा होता है, जहाँ पे हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मतलब जहाँ पे कोई स्टाइपेंड्स वगैरह हो, कोई इस तरह रिलेटेड हो, तो वो जो है यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड जो है, जो यूनिवर्सिटीज जो अनाउंस किए होते हैं, वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज होते हैं वो भी कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है, एक वहाँ की बिल्कुल गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप देती है। बिल्कुल, जो जो सीएससी है ये चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। और जी जी और जो यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप है, जिसको प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप या प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप कहते हैं, ये यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप होता है। और ये जो जी आंसू जी जैसे स्कॉलरशिप है, जी ये जी जो जी आंसू मैं सुन रहा हूँ स्कॉलरशिप है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलके और चाइनीज गवर्नमेंट मिलके आपस में जो है ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर करती है। सो ये एक बड़ा ना जी इनका कोऑर्डिनेशन है जो है ना, गवर्नमेंट और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। जी जी। और सर इससे रिलेटेड बस जस्ट वन ही क्वेश्चन ये है सर, सर हमें बाज़ वक्त हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर होते हैं कि किसी की भाई कुछ रिक्वायरमेंट्स टॉफल और आइल्स वगैरह ये होती है, कुछ गवर्नमेंट्स की जो है वो मतलब वहाँ पे जो है इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम भी हो सकते हैं, वो खुद ऑफर करते हैं, लेकिन सबसे पहले उससे हमें ये चीज़ गाइड नहीं किया जाता है कि उससे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, जैसे पासपोर्ट तो हो गए, पासपोर्ट होना चाहिए, वह डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन कैसे करवानी है, क्या वो जल्दी हो सकते हैं, आईबीसीसी से किस तरह करवाने हैं, इस चीज से रिलेटेड हमें गाइड नहीं किया जा सकता। देखें, आप जो ये जो आईबीसीसी और ये जो एचईसी वेरिफिकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वेरिफिकेशन है, ये आपने जब आपका जी जी एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ये उसके बाद होती है। जी जी अप्लाई के टाइम पे सिर्फ आपको जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो आपने नोटराइज करवाने होते हैं ये कचहरी से।
वो वहाँ से जी, सिर्फ और नोटराइज करवाने होते हैं, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, पासपोर्ट की ज़रूरत होती है ये अप्लाई के टाइम। जी जी जी। और सर इससे रिलेटेड जो है मतलब वो पासपोर्ट तो वो जो मैंडेटरी होती है, वो जब आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे ही पासपोर्ट नंबर मेंशन करना होता है, वो स्टार्टिंग में होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जी हाँ जी बिल्कुल, ये मैंडेटरी होता है जी पासपोर्ट। जी। ओके। और सर वो वो दूसरी बात सर, वो जो वहाँ पे जो उसकी एप्लीकेशंस वगैरह होती है, तो उसमें कुछ जो फी वगैरह वो ले लेते हैं, क्या वो फिर रिफंडेबल होती है? नहीं, रिफंडेबल नहीं होती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ही कम है, कोई एक दो होगी शायद जो रिफंड करती होगी, लेकिन जी। यूजुअली रिफंड नहीं करते। ओके 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 सर, थैंक्स फॉर दिस सर। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इनिशियल रिव्यू के बाद एप्लीकेशन फ़ी लेती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपसे एप्लीकेशन फ़ी लेती हैं। इस तरह के भी हैं यूनिवर्सिटी। जी ओके ओके सर, थैंक्स फॉर दिस सर। ओके Acha, then there's Saman. Saman, can you unmute? Yes. Sir, kindly do let me know what's the deadline for CSE. सॉरी, आई कांट हेयर यू। Sir, what's the deadline for CSE? Ma'am, could you explain please? Because I could not. She's asking about the deadline application. Okay. Deadline. Okay. Yes, I think okay. जो एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर आप सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब ये कि अगर एक यूनिवर्सिटी की डेडलाइन जो है वो 15 फरवरी है, तो आपने 15 फरवरी से पहले अगर आप सीएससी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल और सीएससी पोर्टल दोनों पे अप्लाई करना होगा 15 से पहले। और अगर एक यूनिवर्सिटी है उसकी डेडलाइन जो है वो 15 जनवरी है, तो आपको 15 जनवरी से पहले सीएससी पोर्टल और उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा। ये इस तरह से वेरी करती है सीएससी के लिए, लेकिन आंसू के लिए वो एक ही डेट अनाउंस होती है, ये आंसू के लिए। ठीक है, guys please send your questions in the chat box और wait till the end ताकि हम एक दफ़ा presentation complete कर लें, ताकि हो सकता है जो कुछ आप लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब पहले presentation। नेक्स्ट। अच्छा, मतलब से you can continue, अगर आप चाहें तो you can also make it full screen ताकि थोड़ा बड़ी भी हो जाए आई slide। थिंक ये फुल स्क्रीन ही है आई थिंक। नहीं, ऊपर वो presentation वाला नहीं आ रहा। नहीं, ये मैंने तो It's bigger now, ठीक है, it's fine now. इज इट ओके? Yeah. सॉरी। ठीक है, it's perfect. इज इट ओके ना? Yes. ओके। उसके बाद है कि आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। जो सीएससी के थ्रू आपने अप्लाई करना है उसमें सिर्फ आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने सीएससी में भी अप्लाई करने के तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप एचईसी के थ्रू अप्लाई करें, एक होता है आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करें, एक होता है आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा, और बहुत सारे और भी जो है लोग यही रिकमेंड करेंगे कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्योंकि जो एचईसी है उनके पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स होते हैं। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास 2 या 3 ये एक्सेप्टेंस लेटर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपके पास एक ही ऑप्शन है सीएससी की, तो आप एक यूनिवर्सिटी में करें सीएससी के अंडर, और दूसरी यूनिवर्सिटी में आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या फिर जो कोई और स्कॉलरशिप है उस यूनिवर्सिटी में, उस स्कॉलरशिप के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आंसू स्कॉलरशिप है उसमें भी आप, उसमें तो हैं ही 2 यूनिवर्सिटीज, तो 2 में से आप एक पे अप्लाई कर सकते हैं एक टाइम पे। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उनकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। उसके बाद जो दूसरे स्कॉलरशिप्स हैं उनमें भी कोई लिमिट नहीं है कि आप जो है जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अदर बेनिफिट्स हैं उसमें जो सीएससी है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी इंक्लूड होती है, और जो आंसू है जो कि मैंने बताया था कि चाइना का हाईली पेड स्कॉलरशिप है, इसमें आपको जो फर्स्ट टाइम जब आप ट्रैवलिंग मतलब करते हैं, पाकिस्तान से आते हैं इधर चाइना में, तो उसकी भी ये आपको देते हैं, ये ना पैसे देते हैं।
और उसके बाद जो वीज़ा फ़ी है वो तकरीबन 400 RMB ये देते हैं। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस है वो हर साल ये 800 RMB देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वो मतलब कि उसका कोई मतलब कि कोई फिक्स वो नहीं है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक वो क्राइटेरिया होता है, तो इस वजह से ये चीज़ें ऊपर नीचे वेरी करती रहती हैं। कुछ लोग कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं देती, कुछ यूनिवर्सिटी का एक साल डिफरेंट होता है क्राइटेरिया, दूसरे साल डिफरेंट होता है, तो इस तरह से होता है। इसी तरह ये दूसरे स्कॉलरशिप्स हैं। उसके बाद ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, यूजुअली यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में। सबसे पहले आपके पास एक अच्छी सी CV होनी चाहिए, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूरोपास पे बनाएं CV। और दूसरा आपके पास स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल। जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान चाहिए, और जो लोग PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए रिसर्च प्रपोजल उनके पास होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नोटराइज हों, यानी कि आप किसी भी कचहरी से जाके वो आप स्टैम्प वगैरह लगवा सकते हैं, और आगे मैं जाके आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा ये सभी डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है जो आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर हैं जो आप एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर से आप बनवा सकते हैं। उसके बाद फॉरनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये फॉर्म आपको गूगल पे आप लिखेंगे तो आपको जो है ना जगह जगह ये मिल जाएगा। एम्बेसी की वेबसाइट पे भी है, CSC की वेबसाइट पर भी मौजूद है ये फॉर्म 2 पेजेस का होता है, और आप हॉस्पिटल से जाके आप जो है वो फिल करवा सकते हैं। उसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस है आप उधर से जाके बनवा सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो है वो अगर ये आपके पास हो, अच्छा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी होता है, कुछ के लिए ये कंपलसरी नहीं है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी नहीं है। और ये आंसू स्कॉलरशिप के लिए भी जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक के लिए कंपलसरी है और दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी नहीं है। अब UCAS जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी में ये एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है, और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है USTC उसमें कंपलसरी नहीं है। और लास्ट पे पर्सनल स्टेटमेंट। Excuse me, I think your slide is stuck on 4. I think you need to move on 5. Can you Yeah. see this? Is it, Yes, now we can see. Yes, is it thank okay? you. Okay, Yes, okay. thank Sorry. और लास्ट पे है पर्सनल स्टेटमेंट। और पर्सनल स्टेटमेंट और जो स्टडी प्लान है जो मास्टर्स के लिए होता है ये तकरीबन सेम होता है, इसमें कोई इतना वो जो है डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, ये एप्लीकेशन प्रोसेस है कंप्लीट। सबसे पहले आपको जो है वो CV बनानी है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी ढूंढनी है। आपने यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी है वो मैं इसके बाद वाली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद आपने ईमेल्स करनी है प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, जो कि अभी से स्टार्ट हो चुकी हैं, और ये आप तब तक कर सकते हैं जब तक उस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है। तो तब Excuse तक me, आप Professor. जी, जी। Can you change the slide? Yeah, फिर से stuck हो गया. Yeah. Oh, sorry. Can you see this slide Yeah. application process? Yes, yes. ओके। सो उसके बाद आपने ईमेल्स करनी है। अभी से आप ईमेल स्टार्ट कर दें, और ये आपका पहला स्टेप भी है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक अच्छी सी CV बनाएं और ईमेल स्टार्ट कर दें प्रोफेसर्स को, ताकि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल सके। अगर एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी नहीं भी है, तब भी अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होगा तो ये आपके 70 to 80% चांसेस होंगे आपके एडमिशन होने के। उसके बाद आप अप्लाई करें, और उसके बाद आप अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप जो है वो वीज़ा के लिए अप्लाई करें। उसके बाद कैन यू सी द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू मेक अ CV? Yes. Yes. ओके। अब आ जाए CV के ऊपर। CV जो है ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूरोपास पे बनाएं, और इसमें आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज, ये मैंने 2 लिंक भी दिए हुए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का और FAO का। अगर आप इकोनॉमिक्स के या एग्रीकल्चर के या फिर जो है वो इन्वायरमेंट के स्टूडेंट हैं, तो आप इन वेबसाइट पे जाके इधर से ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट विद सर्टिफिकेट्स। और आप अपनी CV में ये चीज़ें लाजमी उसमें ऐड करें। उसके अलावा आपने कोई रिपोर्ट लिखी है, यूजुअली बैचलर में ये होता है कि आप ये आखिरी सेमेस्टर में रिपोर्ट लिखते हैं कोई,
आप वो रिपोर्ट लाजमी उसमें ऐड करें। उसके बाद कोई सर्टिफिकेट है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है या सोशल एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी है, आप उसको उसके बारे में भी लाजमी इसमें लिखें। और जो सीवी होती है, जो एकेडमिक सीवी आपने इस चीज़ के लिए बनानी है, वो डिटेल्ड होनी चाहिए, वो शार्ट रेज्यूमे टाइप नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी डिटेल्ड होनी चाहिए। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल और स्टडी प्लान है। इसको मैंने थोड़ा सा बताया कि जो रिसर्च प्लान और स्टडी प्लान है वो मास्टर्स के लिए होता है और रिसर्च प्रपोजल पीएचडी के लिए होता है। और स्टडी प्लान आपने जो है वो मिनिमम 800 वर्ड्स का बनाना है, और जो रिसर्च प्रपोजल है वो 1200 to 1500 आर एनफ। और जो डिफरेंस है इन दोनों में मेन वो ये है कि जो स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान होता है वो थोड़ा जनरल होता है, उसमें आप बताते हो कि मैं चाइना क्यों आना चाहता हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहता हूँ। जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड होता है, मतलब कि उसमें आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, आपने रिसर्च मेथडोलॉजी लिखनी होती है। और उसके नीचे ये मैंने 2 लिंक दिए, ये 2 वीडियोस हैं और ये भी आप देख सकते हैं अगर आपने फर्दर इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लोर करना है। उसके बाद ये है कि आपने यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी है अपनी फील्ड के रेलेवेंट। और यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ। वेट, कैन यू सी दिस द गूगल क्रोम? No, not yet. Yeah, it's visible now. ओके। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीएससी की, campuschina.org, ये ऑफिशियल साइट है। और ये यहाँ पे ये देखें, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप सीएससी की वेबसाइट पे अप्लाई करते हो। आपने इस वेबसाइट पे जाना है और ये यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स पे जाना है, और ये सेकंड ऑप्शन है सर्च कैटेगरीज एंड प्रोग्राम्स। और इस पे आप जब सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास आएगा, और इसमें आप सबसे पहले डिग्री सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स या पीएचडी किसी भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मास्टर है और इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है, उसमें आप चाइनीज़ या इंग्लिश, आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो। और प्रोग्राम में आप फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स लिखते हो, और ये सर्च आउट करोगे तो ये जो मास्टर प्रोग्राम्स हैं इकोनॉमिक्स के रेलेवेंट, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल आ जाएगी कि जिस तरह शिंगाई यूनिवर्सिटी है रीजनल इकोनॉमिक्स, और ये मास्टर करवा रहे हैं, और इसका जो ड्यूरेशन है वो है 3 साल का ड्यूरेशन है। तो इस तरह से ये तकरीबन 129 जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके पास आ गए हैं, और ये चाइना की तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ के ये प्रोग्राम, और तकरीबन ये सभी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सीएससी के अंडर आती हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से जो है वो अपना प्रोग्राम ढूंढ सकते हैं कि मेरा जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। इस तरह से आप सीएससी का ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद आता है उसका जो आंसू स्कॉलरशिप के लिए ये है यूकेएस और यूएफटीसी, या 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। ये जो यूकेएस है इसके अंडर 100+ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पीएचडी लिखें, और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये आंसू स्कॉलरशिप है इनका ज़्यादा फोकस बेसिक साइंस है, जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, ज़ूलॉजी है, इस तरह की फील्ड्स हैं। इनका जो ज़्यादा फोकस जो है वो ये सोशल साइंस, ये इकोनॉमिक्स नहीं है इनका ज़्यादा फोकस। बहुत कम आपको ये प्रोग्राम मिलेंगे जो ये सोशल साइंस के रिलेटेड। ज़्यादातर आपको जो है वो बायोलॉजी और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री के रेलेवेंट ही मिलेंगे। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ, सॉरी, ये देखिए अभी मैंने ये इन्वायरमेंट लिखा। अब ये इन्वायरमेंट के रेलेवेंट जितने भी वो आगे हैं, मतलब कि प्रोग्राम्स ये ऑफर कर रहे हैं, ये यूकेएस वाले और ये आंसू स्कॉलरशिप के थ्रू है। जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंस मैंने क्लिक किया तो ये इन्वायरमेंटल साइंस जिन इंस्टीट्यूट्स में
इन्वायरमेंटल साइंस मास्टर्स करवा रहे हैं, तो ये सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। आप इन सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेसर्स को ईमेल्स कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। सो इस तरह से आपने इन यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना है, यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स को ढूंढ के उनको उनके प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है। अभी ये आपका पहला टास्क है कि आपने सबसे पहले उसका एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आप ट्राई करें कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। मुदस्सिर, कैन यू स्क्रॉल डाउन, क्योंकि नज़र नहीं आ रही वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट पर। आई थिंक इट्स ऑटोमेटिकली जब मैंने ये सर्च पे किया तो वो जो है वो सेकंड मतलब चला गया सेकंड उसके ऊपर। ओके ओके, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। जी जी। So I think if you could share your entire screen, it would be okay. If you would share your entire screen, that way it would be. कैन यू सी नाउ? यस। काइंडली आप सर रीलोड कर दें। ओके। सो इस तरह से जो है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट सभी आ जाएंगे। अब आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट पे जाके उसमें से आप उनके प्रोफेसर्स को देख के अपनी जो भी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक या आपकी फील्ड के मुताबिक है, आप उनको ईमेल कर सकते हैं। ऐसे आपने प्रोफेसर को जो है वो अप्रोच करना है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, आंसू स्कॉलरशिप और CSE स्कॉलरशिप के लिए। मैं अभी दोबारा वापस आता हूँ अपनी स्लाइड्स पे। सर जो हमने मेल लिखनी होती है उसके भी मेन कंपोनेंट्स बता दें कि उसमें क्या चीजें मेंशन करने की जरूरत है। जी जी, वो आगे नेक्स्ट में है जो है ना, वो मैं दिखाता हूँ आपको। EGPA in getting a scholarship. ओके। आपको ये प्रेजेंटेशन नजर आ रही है आपको? यस। ओके। ऐसे आपने जो है वो CSE और आंसू स्कॉलरशिप के लिए इस तरह से आपने जो प्रोफेसर्स जो है ना वो ढूंढने हैं और अपनी जो रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना है और उनको ईमेल करनी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और उसके बाद है कि मास्टर डिग्री वेयर एन इकोनॉमिक स्टूडेंट कैन अप्लाई। अब ये स्लाइड डालने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि आपकी जो फील्ड है, अब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बैचलर किया इकोनॉमिक्स में, अभी उसके बाद अगर वो MPhil करना चाह रहा है तो उसके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। वो सिर्फ MPhil इकोनॉमिक्स में ही नहीं कर सकता, वो MPhil इंटरनेशनल ट्रेड, MPhil अप्लाइड इकोनॉमिक्स, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, इस तरह से मतलब मुख्तलिफ फील्ड्स में वो अप्लाई कर सकता है। अब जिस तरह से राइट साइड पे मैंने एक यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके मैंने जो है वो शेयर किया हुआ है। इसमें आप देखें कि वो एक यूनिवर्सिटी है और एक यूनिवर्सिटी में कितने सारे जो है वो प्रोग्राम्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स के रेलेवेंट हैं। जिसने भी बैचलर किया इकोनॉमिक्स में वो MPhil में इन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। इसलिए आपको सिर्फ अपनी जो स्पेसिफिक फील्ड है उसी के साथ जो है ना वो स्टिक नहीं रहना चाहिए। आपको जो है वो अपनी फील्ड को थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा नैरो डाउन होके दूसरी फील्ड में मतलब कि वो जाना चाहिए आपको। उसके बाद है कि ईमेल फॉर्मेट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। अच्छा, ये ईमेल का फॉर्मेट है, आपने करना ये है कि आपने इस तरह से ईमेल का बॉडी पैराग्राफ लिखना है और उसका सब्जेक्ट लाइन होगी रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, और जो है वो XYZ की जगह पे उस प्रोफेसर का नाम आएगा। और इस तरह से आपने जो पहला पैराग्राफ लिखना है उसमें अपना इंट्रोडक्शन करवाना है और दूसरे में उसको बताना है कि मैं जो है वो आपकी प्रोफाइल देखी तो इस तरह से मैं जो है ना आपके साथ काम कर रहा हूँ। Please change your screen slide. Stuck. Sorry. Can you see now? Yes, can. ओके। ये ईमेल का फॉर्मेट है जो कि आपने जो आपका पहला स्टेप भी है कि अगर आपने जो है वो अभी से स्टार्ट करना है तो आप एक अच्छी सी CV बना के उसके बाद आपने इस तरह से ईमेल का बॉडी पैराग्राफ है ये आपने ईमेल करनी है प्रोफेसर्स को। और ईमेल्स कहाँ से ढूंढनी है वो भी मैंने पहले बता दिया कि इस तरह आपने जो है यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाना है।
सो आपने ईमेल्स करनी है और इसके साथ सिर्फ आप सीवी अटैच करें, एक अच्छी सी सीवी बना के वो इसके साथ अटैच करके बस डेली जो है 15-20 प्रोफेसर्स को ईमेल करते जाएं और इंशाल्लाह जो है वो कहीं ना कहीं से आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है और एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल जाता है तो आपके जो है चांसेस जो हैं वो काफ़ी जो है ना हाई होंगे आपके ये एडमिशन के लिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर माइंड नहीं करना सर, वो मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी जी ये थोड़ा सा इस बेसिक चीज़ बता दें, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो कुछ आइडिया नहीं। तो सर मैंने अप्लाई जी किया था बैचलर के लिए, हमने अभी एफएससी की अच्छा। है ना। तो सर हमारा कहीं भी ऐसा हमें तो कोई रिप्लाई नहीं करता सर, इसका सीन पता नहीं, कोई कहता तुम्हारे डॉक्यूमेंट ठीक नहीं थे, तो मैं आइडिया ही नहीं था, इस वजह से तुम्हारा नाम जो सर सीएससी नहीं, स्कॉलरशिप है सर, इसका क्या सीन है? लेकिन ये जो बैचलर वाले ज्यादातर आते हैं ये लोग आते हैं जो चाइनीज लैंग्वेज प्रोग्राम होता है ये उसमें आते हैं। आपने कौन से प्रोग्राम में अप्लाई किया था? सर BSCS के अंदर सर, कंप्यूटर साइंस। ये जो है वो बहुत ही कम हैं, जो ये जो अंडर ग्रेजुएट में ऐसे प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स बहुत कम ये कम लेते हैं। ज्यादातर जो अंडर ग्रेजुएट वाले आते हैं वो आते हैं जो इनका चाइनीज प्रोग्राम होता है, चाइनीज लैंग्वेज प्रोग्राम, उसमें सिर्फ ये लैंग्वेज, अपना कल्चर, वो सारी चीजें सिखाते हैं। अच्छा सर, ये स्टिपेंड मिलता है बैचलर पर या नहीं होता है सर? ये थोड़ा सा क्लियर कर दें, जी जी बिल्कुल होता क्योंकि कंसल्टेंट वो कहते हैं नहीं मिलता, बैचलर पर किसी को नहीं मिलता है, मास्टर और है, एमफिल बिल्कुल मतलब उसका PhD। मिलता है। बैचलर को मिलता है। इधर एक लाहौर का लड़का है, एक गिलगित का भी लड़का है हमारे साथ, यूनिवर्सिटी है ख्वाचा यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी से वो दोनों कर रहे हैं लैंग्वेज में, चाइनीज लैंग्वेज में। और लैंग्वेज में वो चाइना का मतलब कल्चर, हर चीज़ वो जो है ना वो पढ़ाते हैं उसमें। और उनको तकरीबन मेरा ख्याल है 1800 से 2000 RMB पर मंथ मिलता है, जो कि कोई बहुत कोई सेविंग तो नहीं होती उससे, लेकिन जो है वो कोई ये है कि मतलब कि वो मतलब कि अच्छा है, वो ठीक है, अपने जो है ना रहने के लिए अच्छा है, ठीक है। सर वो जो मतलब वो जो कर रहे हैं, तो ये वो चाइनीज लैंग्वेज में सर वो कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं या सिर्फ वो लैंग्वेज ही सीख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ लैंग्वेज सीख रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज। अच्छा सर, आपने कभी सुना है ये BS इंजीनियरिंग वालों को मिला हो स्कॉलरशिप, ये स्टिपेंड? नहीं, मैंने वैसे कभी नहीं सुना, लेकिन मैंने कुछ लड़के देखे हैं जो अपने खुद जो है वो सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक, थैंक यू सर। उसके बाद ये एक्सेप्टेंस लेटर है। ये एक्सेप्टेंस लेटर इस तरह से होता है, और यूजुअली नहीं, खैर 50-50% कह लें कि जो प्रोफेसर होता है वो स्टूडेंट को कहता है कि कोई सैंपल जो है ना आप मुझे भेज दें, मैं उसके ऊपर सिग्नेचर कर दूंगा। तो इस तरह का एक्सेप्टेंस लेटर होता है। ये आपने जो है अपना फिल करके, अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके आपने सेंड करनी होती है। वो प्रोफेसर फिर इसके ऊपर जो है वो सिग्नेचर या स्टैंप लगा देता है। तो फिर उसके बाद आप जब आप अप्लाई करते हैं तो ये लेटर वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो वो जो है वो एडमिशन के चांसेस काफ़ी जो है वो हाई हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपने जो नोटराइज करवाना है, आपने फोटोकॉपी करवा के उसको नोटराइज ऐसे करवाना है। ये 2-3 स्टैंपें होती हैं, और ये आपने अपनी जो कचहरी है, करीबी कचहरी है, आप उधर से जाके जो है ना ये करवा सकते हैं। जब आपने अप्लाई करना है उस टाइम पे ये चाहिए होगा। उसके बाद ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, जहाँ से आपकी जो लास्ट डिग्री है आप वहाँ से बनवा सकते हैं। इस तरह से सिंपल कि जो मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था जो इस प्रीवियस डिग्री का वो इंग्लिश था। सो इस तरह का आपने एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी आपके पास होना चाहिए। ये है रिकमेंडेशन लेटर है। ये आपने जो भी आपकी जो लास्ट यूनिवर्सिटी है आप उसके जो प्रोफेसर हैं आप उनसे रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं। बनवाने होते हैं 2 रिकमेंडेशन लेटर, और वो दोनों आपने जब आप अप्लाई करते हैं वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। और ये है फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है। ये 2 पेजेस का होता है। ये आप जो है वो आपको गूगल पे जो है ना मिल जाएगा। ये मैंने नीचे लिंक भी दिया हुआ वैसे, और इधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाएं, ये जो है जस्ट फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से आपका जो है वो प्रॉपर सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। वो आप भले पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से करवा लें,
स्पेसिफिक उनके होते हैं, जैसे ये इस्लामाबाद में चाइनीज आकुपेंक्चर सेंटर है, अगर उधर से करवा ले तो वेल एंड गुड। ये आपका एडमिशन होने के बाद का बता रहा हूँ। ये जो फॉर्म है ये आप किसी भी हॉस्पिटल से ये फिल करवा सकते हैं। ये आप जब आप अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए ये तब चाहिए होगा। और उसके बाद ये पर्सनल स्टेटमेंट है। पर्सनल स्टेटमेंट में जो है ना आपने जो है वो बताना होता है कि मैं चाइना क्यों आना चाहता हूँ, मैं इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहता हूँ, इस तरह की जनरल चीज़ें लिखनी होती है इसमें। और उसके बाद इसमें मैंने कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट लिंक्स जो है ना वो मैंने ये लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि जब आपने सीएससी के लिए अप्लाई करना है उसका लिंक है कि आपने कौन सी वेबसाइट पे करना है। उसके अलावा जो ये मैंने आपको इससे पहले मैंने ओपन करके भी दिखाया जो इंस्टीट्यूट से ये यूकैस के, उसका लिंक है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है यूएसटीसी में, यूकैस में, ये आपने जब आप अप्लाई करना होगा तो तब ये लिंक्स जो है ना ये सारे काम आएंगे। उसके बाद जो दूसरे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस तरह शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्कॉलरशिप है। जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है इसके अंडर तकरीबन 36 यूनिवर्सिटीज़ हैं और तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी है ये शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की। और मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है तो एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी में आप भले फीस के साथ भी सबमिट मतलब ये कर दें अप्लाई। उसकी वजह यह है कि जो फ़ी के साथ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, सो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। तो ये सारे स्कॉलरशिप्स हैं। और उसके बाद अब मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपका जो सबसे पहला टास्क है, अगर आप बिल्कुल नए आप जो है वो जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले जो है एक अच्छी सी सीवी बनानी है। आपने ये जो मैं वेबसाइट बताई थी campuschina.org, इस वेबसाइट पे जाना है, उधर से आपने अपना प्रोग्राम सर्च करना है, यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, यूनिवर्सिटी ढूंढ के आपने उसके प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल करनी है। ये आपका ये पहला टास्क है। और अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर ये बता दें जो सर अब हम बैचलर पर जाएंगे सर, ये जो रिकमेंडेशन लेटर सर ये यूनिवर्सिटी से बनवाने हैं या मतलब कॉलेज से सर? नहीं ये तो फिर जो है ना ये जो मैंने डॉक्यूमेंट सारे बताए हैं ना ये डॉक्यूमेंट है मास्टर्स या पीएचडी के लिए। बैचलर के लिए शायद डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें मैंने बैचलर्स को जो है ना वो नहीं बताया मैंने। अच्छा बाकी सर ये जो सीएससी स्कॉलरशिप है सर इसका क्या तरीकाकार है अप्लाई करने का सर? हमें कुछ आइडिया नहीं है इसका अप्लाई का तरीकाकार यही है कि जो मैंने वेबसाइट बताई है campus.china.org, उस यूनिवर्सिटी में जाके उसमें 2-3 ऑप्शन आते हैं जहाँ पे बैचलर है, मास्टर है, पीएचडी है। वहाँ पे आप बैचलर सेलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है वो देखोगे कि बैचलर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। आप उन यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट पे जाके उनको जो प्रोफेसर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और सीएससी बेसिकली सीएससी में अप्लाई करने के लिए आप 2 जगहों पे अप्लाई करते हो, एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और दूसरा सीएससी की वेबसाइट पे। ठीक सर ये जो सीएससी स्कॉलरशिप मतलब है उसमें उसकी वेबसाइट पे एक दफ़ा अप्लाई करेंगे ना और बाकी हर यूनिवर्सिटी में तो खुद से करेंगे बार बार? सीएससी के थ्रू आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो और 2 जगह पे अप्लाई करना आपने, एक सीएससी की वेबसाइट पे और एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। दैट्स इट। ठीक सर ये कब से मतलब स्टार्ट होंगे सीएससी स्कॉलरशिप ये बैचलर के लिए? अभी ये जो है वो अक्टूबर है, नवंबर से मेरा ख्याल है नवंबर या दिसंबर में अनाउंस हो जाएंगे। नवंबर के 2nd या 3rd वीक में हो जाएंगे। ठीक सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक हम एक जो रिसर्च सेंटर है उसको हम पॉइंट आउट करते हैं तो उसके हम कितने प्रोफेसर्स को हम लाइक हमें ईमेल करनी चाहिए? क्योंकि एक रिसर्च सेंटर में लाइक लेट्स सपोज एक सब्जेक्ट है लाइफ साइंसेज, तो उसमें मल्टीपल प्रोफेसर्स होंगे और आपका इंटरेस्ट
मतलब मैच कर रहा है, तो आप कितना की रिकमेंडेशन होती है कि आप मतलब 2 को 3 को या 1 को ही उसको मेल करनी चाहिए? आप जितने मर्जी प्रोफेसर को ईमेल करें, इसमें दो चीजें मैं आपको बता दूं। एक तो ये कि ये जो आंसू स्कॉलरशिप है ना, ये बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी है। मतलब ये कि मेरे साथ जो लोग हैं वो, उनका जो बैकग्राउंड है, एक लड़के ने बीएस इन्वायरमेंटल साइंस किया BZU से, अभी वो एमफिल कर रहा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। मतलब ये कि ये जो है ना बड़े मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि इनके पास बेसिकली होते हैं प्रोजेक्ट्स, और एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए उनको डिफरेंट फील्ड्स के लोग चाहिए होते हैं। सो इसलिए आप सिर्फ यही ना करें कि आप सिर्फ अपनी फील्ड के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर आप एक इन्वायरमेंटल साइंस का बंदा है, वो सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस ही देखे, वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर को भी अप्रोच कर सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, जब भी आपने ईमेल करनी है तो ईमेल आप जीमेल से ना करें ईमेल, क्योंकि यहाँ पे गूगल जो है वो काम नहीं करता। गूगल की कोई भी जो है वो काम नहीं करती, जीमेल हो गया या गूगल क्रोम वगैरह ये वो। सो आप जो है वो याहू, हॉटमेल या फिर आउटलुक जो है वो इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वो गूगल से करेंगे तो वो उनके डायरेक्ट जो है वो स्पैम में चली जाएगी उनकी जो है ना ईमेल। ओके ओके सर। वो जो उनकी मेल मोस्टली मेंशन होती हैं वो उसी याहू वगैरह की होती हैं? नहीं, ये इनका अपना है सारा सिस्टम। इनका याहू वो नहीं है, इनकी अपनी होगी ईमेल ना। ईमेल ये यूजुअली यूज करते हैं, क्यू यूज करते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशनल ईमेल जो आईडी होती है जिस तरह से। और लास्ट पे जो है वो .cn होता है, यूजुअली ये वो वाली यूज करते हैं। ओके ओके ओके। सर मेरा सवाल है, सुबह जो है मैंने एक प्रोफेसर को मेल किया तो मुझे विद इन 10 मिनट्स उनका रिस्पांस आया, मतलब पॉजिटिव रिस्पांस था। तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो सोशियोलॉजी का है, और अभी मैं साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। मतलब मेजर तो सोशियोलॉजी होगा, लेकिन जो रिसर्च इंटरेस्ट है मेरा वो सोशल साइकोलॉजी होगा। तो अब जो मैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ये जो बाकी चीज़ें मैं लिखूँगी, तो क्या वो मुझे सोशियोलॉजी जो मेरा मेजर है उसको सामने रख के लिखना चाहिए, या फिर सोशल साइकोलॉजी का टच जो है वो ज़रूरी है उसके अंदर? देखिए, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उस प्रोफेसर के इंटरेस्ट के मुताबिक लिखें। मतलब ये क्या उसने जो है ना आप मतलब कि आपके साथ जो है ना वो रिसर्च करवानी है ना, तो आप उस प्रोफेसर के इंटरेस्ट के मुताबिक जो है ना वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह लिखें। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये आजकल जो बैच मतलब फ्यूचर में सर किसका स्कोप है, BSES का या सॉफ्टवेयर का, IT का सर? यार ये अभी आप जो है वो किसी वो जो एक्सपर्ट बंदा हो इस चीज़ का, वो उससे जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट आंसर दे सकता है वैसे। नहीं सर, आप लेकिन लोग होते फ्यूचर हैं, जो आप है वो लोगों तो को तो आइडिया होगा। टेक्नोलॉजी का ही दौर है, तो जो है ना वो आप जो है वो देख लें। बाकी मैं जो है ना इस पे कोई कमेंटिंग नहीं जो है ना वो कर सकता, क्योंकि ये मेरी फील्ड ही है। मुझे इस चीज़ का कोई इतना आइडिया नहीं है, मैंने जो है कोई इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं किया। आई थिंक उसका क्वेश्चन इस सेंस में है कि आप वहाँ पे किन लोगों को ज्यादा देखते हैं, कि ज्यादातर किस लोगों को सुनते हैं कि क्या लोग क्या कर आप रहे हैं, उस सेंस में आई थिंक ही वांट्स टू आस्क। आपने कौन ज्यादातर कौन सी दो फील्ड्स कौन कौन CS, सी बताई? सॉफ्टवेयर CS और इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर एंड IT। यार ये असल में ना मैं जिस ये इंस्टीट्यूट में हूँ ये टोटली है ये इन्वायरमेंट के रेलेवेंट है, अर्बन इन्वायरमेंट। यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, और जो है ना वो बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। छोटा सा इंस्टीट्यूट है, तो वो बस मुझे जो है ना इन फील्ड्स का कितना आइडिया नहीं है। मैं कुछ नहीं जो है ना वो कह सकता इसके बारे में। अच्छा सर सर वास्ते ये में आपको अपनी सीवी में जो अपना टाइम है उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, लाइक कोई गैप नहीं होना चाहिए उसमें। तो अगर आप मास्टर्स के बाद अगर किसी, क्योंकि 1 साल लग जाता है क्योंकि चाइना के प्रोसेस में, तो अगर आप पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूट से एमफिल परस्यू कर रहे हैं, लाइक वो कोई भी एक अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो क्या वो सीवी में मेंशन करना चाहिए या उसको जो है वो छोड़ देना चाहिए, डायरेक्ट सीवी में यही मेंशन करना चाहिए कि बैचलर्स कंप्लीट है? यार ये डिपेंड करता है कि वो आपसे लाजमी पूछेंगे। अगर वो उन्होंने आपसे इंटरव्यू लिया तो वो इंटरव्यू में लाजमी पूछेंगे कि आप जो है वो जहाँ पे अभी आप हैं तो वो क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो आपके पास कोई ना कोई सॉलिड रीजन होनी चाहिए कि मैं ये छोड़ के तो मैं उधर आऊंगा।
सो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप जो है ना इस चीज़ को डिफेंड कर सकते हैं तो आप लिखते हैं, अदरवाइज जो है ना आप ना भी लिखे तो कोई मतलब उसमें नहीं है। मेरा तो मशवरा यही है कि आप जो है ना लिखे तो ज़्यादा बेटर है। अस्सलाम वालेकुम सर। उनको एक इनसिक्योरिटी होगी कि पता नहीं ये स्टूडेंट जो है उधर से छोड़ के आएगा या नहीं आएगा। जी जी वालेकुम सलाम। सर हम HEC और CSE में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं? HEC और CSE? जी सर, HEC की तरफ से जो चेन स्कॉलरशिप आती है। HEC की तरफ से जो आती है वो CSE ही होती है। बेसिकली CSE में अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका HEC के थ्रू है, एक तरीका एम्बेसी के थ्रू है, और एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। सो अगर आप HEC वाला लेते हैं तो वो फिर जो है ना इधर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो डायरेक्ट अप्लाई करें यूनिवर्सिटी में। सर एक मेरा क्वेश्चन है। एक्सेप्टेंस लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक सेकंड। एक्सेप्टेंस लेटर? जी सर, ये कि CSE के लिए एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो कितना मैटर करता है CSE में, यानी सिलेक्शन के लिए? देखिए एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो और एक स्टूडेंट के पास ना हो, जाहिर सी बात है वो एक्सेप्टेंस लेटर वाले स्टूडेंट को ही प्रेफर करेंगे। और ये आल्दो के एक्सेप्टेंस लेटर कोई गारंटी नहीं होता कि 100% एडमिशन की, लेकिन 70 to 80% आपकी गारंटी होती है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। और सर कब तक ले सकते हैं प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर? जब तक एडमिशन की डेडलाइन है। मुझे जो एक्सेप्टेंस लेटर मिला था वो मुझे मिला था एडमिशन की जो डेडलाइन थी फरवरी थी, तो उससे 2 हफ्ते पहले मिला था। मैंने बहुत कोशिश की थी, मुझे एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था मिला। फिर उसके बाद जो है ना बस मिल गया, 2 हफ्ते पहले मिला था। तो वो इसकी कोई वो नहीं है, जब तक यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है तब तक आप बस ट्राई कर सकते हैं। सर CSE के लिए हम एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, तो जहाँ का मिलेगा एक्सेप्टेंस लेटर दैट्स इट, सिर्फ हम उसी यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करेंगे, फिर कहीं और का बिल्कुल चांस नहीं रह जाएगा? बिल्कुल आप वहीं अप्लाई कर मतलब कि करेंगे, लेकिन आप ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है उसमें भी आप यूनिवर्सिटी की अपने स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप है उसकी तो कोई लिमिट नहीं है कि आप एक एक आखिरी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में। बताइएगा। जी जी सर देखें, इसका जो मुझे अब तक तरीकाकार समझ आया है कि वो ये है कि पहले आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, देन आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेनी है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर CSE स्कॉलरशिप। लाइक वो ये प्रोसीजर होगा। तो लेट सर हमें एक्सेप्टेंस भी आ जाती है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो जाता है, तो जो हमारी स्कॉलरशिप है इसके क्या सर पैरामीटर्स हैं, इसको वो किन बेसिस हैं जिन पे हमें ये कंफर्मेशन होती है कि हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी? लेकिन जब आप ये अप्लाई करते हैं ना, तो अप्लाई करने के बाद फिर आपका जो यूनिवर्सिटी है वो ओके करती है। ओके करके आपका जो CSE को आपका नाम भेजती है। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे ना, तो उसके स्टार्टिंग में ही ऑप्शन होगा कि आप कौन से स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है या लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है कोई भी, या फिर जो है वो CSE है। आप वहाँ पे CSE सिलेक्ट करते हो। आप चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हैं सबसे पहला ऑप्शन यही आता है। आप अगर वहाँ पे CSE आपने सिलेक्ट किया है तो मतलब ये कि आप CSE पोर्टल पे भी अप्लाई करेंगे। और अगर यूनिवर्सिटी ने आपका नाम ओके कर दिया तो फिर यूनिवर्सिटी जो है आपके डॉक्यूमेंट भेजती है CSE को। CSE भी अगर कंफर्म कर दे तो फिर आपको जो है वो एक फाइनल कॉल आ जाती है। लेकिन बहुत ही कम केसेस में होता है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है लेकिन CSE ओके नहीं करता। CSE कहता है नहीं, हम जो है ना वो नहीं दे सकते स्टूडेंट को। बहुत कम होता है चांस इस चीज़ का। ज्यादातर केसेस में यही होता है कि वो CSE भी मतलब ओके कर देती है और यूनिवर्सिटी भी ओके कर देती है। Sir, what's the importance of CGPA rate? CGPA जो है वो कोई इतना मैटर नहीं करती। CGPA जो है वो मतलब कि बस ठीक है, ये बस 3 से ऊपर हो इट्स ओके, मतलब कितना कोई वो मैटर नहीं करती। Is there any range for it? नहीं, कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं है। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। बस जो है ना वो इसकी कोई इतनी नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी। मेरा जो अपना CGPA था वो मैं आपको बता दूं, मेरा जो CGPA था वो बहुत कम था। मेरा जो बैचलर का CGPA था वो 2.9 था, और जो मेरा मास्टर्स का CGPA था वो मेरा 3.2 था। और लेकिन मुझे जो है ना वो थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, बिकॉज मैं जो है वो तकरीबन कोई 26-27 जो है ना मुझे रिजेक्शन भी मिली। लेकिन वो मैं चाइना से नहीं मिली, वो मुझे बाकी कंट्री से मिली थी।
यूएसए से और इधर उधर से, बस जो है ना उसके बाद जो है ना वो फिर चाइना में मुझे कभी रिजेक्शन नहीं मिली। ये मेरा पहले, ये मतलब पहली दफ़ा ही था और मेरा एडमिशन हो गया था। लेकिन मैंने एक्सेप्टेंस लेटर लिया था मैंने। All right, thank you. सर आपने सीएससी और आपके सामने आंसू भी थी एएनएसओ, तो आपने सर एएनएसओ क्यों प्रेफर किया? लाइक यार आंसू जो है ना वो चाइना का हाईली पेड स्कॉलरशिप है, मतलब ये कि इसका जो स्टाइपेंड है वो जो सीएससी है उससे डबल है, तकरीबन लाइक डबल अगर है। आपका, अब वो अगर जी 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 4000 आरएमबी ले रहे हैं, 4500, और मुझे जो मिल रहा है वो तकरीबन 7500 8000 आरएमबी मिल रहा है, तो जो है ना वो जाहिर सी बात है बंदा जो है ना वो आंसर स्कॉलरशिप को ही प्रेफर करेगा। तो सर अगर रेज्यूमे में इंटर्नशिप्स हो, अगर आपका 1 साल का तकरीबन वर्क एक्सपीरियंस भी हो अलॉन्ग विद योर स्टडीज, तो एएनएसओ बेस्ट रहेगा सर? एक्सेप्टेंस चांसेस हैं? ये हाँ बिल्कुल हैं। आप जो है ना वो बस प्रोफेसर को जो है ना कोशिश करें, उनको जो है ना ईमेल्स वगैरह करें, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जो भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़, जो 2 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आते हैं आंसू स्कॉलरशिप के अंडर, उनको आप ईमेल्स वगैरह करें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप। थैंक यू सो अस्सलाम मच। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि आंसू स्कॉलरशिप के लिए डेडलाइन कब तक है? आंसू स्कॉलरशिप की डेडलाइन है 15 फरवरी। ये जो है ना कल ही अनाउंस किया, हफ्ते वाले दिन, मेरे ख्याल जुम्मे वाले दिन या हफ्ते वाले दिन यूएसटीसी ने जो है ना वो अनाउंस किया है कि आप जो है ना 22 से लेकर 20 या 22 अक्टूबर से लेकर आप 15 फरवरी तक ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूएसटीसी में बता दूं, यूएसटीसी में आप बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो यूकेएस है उसमें एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा लास्ट सेमेस्टर है, तीन माह रहते हैं मेरी, फरवरी में डिग्री पूरी ना ली है, तो मैं आंसू के लिए अप्लाई कर सकता हूँ 7 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट पे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है ना ये अप्लाई कर सकते हो। आप बस जो है ना कोशिश करो कि अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, अगर मिल जाता है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं भी मिलता तो आप देखें, अगर आपका प्रोग्राम जो है वो आप यूएसटीसी में है, यूएसटीसी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना उसमें है, तो आप उसमें बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी अप्लाई कर सकते हैं। सर वो उधर मैं पिछले महीने तकरीबन 6 सितंबर को ना मेरा दोस्त गया है साइबर सिक्योरिटी में, तो वो गया है सीएससी वाली में, तो उधर उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर मांगा है, तो मैं आईटी में जाना चाहता हूँ, मैं मास्टर करना चाहता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो आपका मुझे बीएस आईटी में? जी नहीं, मेरा बीबीए है, मगर मुझे एमआईटी करनी है आगे। सही हो गया, लेकिन इसके ना अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोफेसर है वो जो है वो उसके पास कोई प्रोजेक्ट है, या वो जो है ना ऐसे स्टूडेंट के साथ काम करेगा जिसका बैकग्राउंड मैनेजमेंट का है और आगे वो डिग्री जो है ना वो आईटी में करना चाहता है, प्रोफेसर जो है उस स्टूडेंट को वो प्रेफर करेगा जिसका बैचलर जो है वो आईटी में हो और वो मास्टर्स के लिए आना चाहता हो। सर अगर किसी का एमएस का कोई ना हो गैप और एमएस के बाद अगर गैप आ जाता है तो पीएचडी के सिलेक्शन में कितना ये इफेक्ट करेगा? कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि ये शोर आ रहा है बीच में। जी सर, मैं पूछ रहा था कि अगर किसी का एमएस का कोई गैप नहीं है तो स्टडी का कोई गैप। जी जी क्वेश्चन पूछ जी सकते सर, हैं क्या? आवाज आ रही है? क्या कर? जी जी आ रही है, जी आ रही है। सर मैं ये जी जी पूछ आ रहा रही है। था कि अगर किसी का एमएस तक कोई गैप नहीं है, एक सेमेस्टर का भी नहीं है बिल्कुल, और आगे वो फिर पीएचडी के लिए जब वो अप्लाई करता है तो अप्लाई करता है साल बाद, यानी कि 1 साल का गैप आ गया, तो वो जो साल का गैप है वो कितना अफेक्ट करेगा उसकी पीएचडी के लिए सिलेक्शन में? साल का कोई इतना कोई मैटर नहीं करता है ना। इसकी जो एज लिमिट है वो तकरीबन 40 इयर्स है पीएचडी की। तो मैंने कुछ स्टूडेंट देखे हैं जो 40 से भी 1-2 साल ऊपर नीचे हैं, तो वो कोई इतना कोई नहीं करता मैटर। ये मतलब कि 1 साल का कोई इतना वो नहीं है, इशू नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, आपने भी पाकिस्तान स्टडी की, सर चाइना बेस्ट है सर पाकिस्तान से, मतलब काफ़ी बेस्ट है या कितना फ़र्क सर बैचलर पे? मतलब कि किस
किस सेंस में आप बात करें, मतलब कि कंट्री वाइज, स्टडी वाइज, या फिर जो है फैसिलिटीज वाइज? नहीं, स्टडीज वाइज सर। वो कहते हैं या कि जस्ट अब देखो सर, अब मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तो सर हम तो मतलब जितने भी होते हैं तो वो हम इंडियन को फॉलो करते हैं, वहाँ से हम अपनी कोडिंग को अच्छा करते हैं। लेकिन सर ये चाइना में क्या सीन है सर? चाइना में यार मैं आपको आईटी का तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपनी फील्ड का लाजमी ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। और ये लोग जो है ना वो मतलब कि फैसिलिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। अगर कोई बंदा काम करने वाला है ना, तो ये जो है ना बहुत अच्छा जो है ना वो इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को। सर चाइना का ठीक एक सर। ड्रॉबैक बताया जाता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज यू हैव टू गेट बैक इन योर कंट्री। तो सर इस हवाले से थोड़ा सा बता दें कि क्या आफ्टर जो कंप्लीशन ऑफ योर रेलेवेंट डिग्री, तो आपके लिए वहाँ क्या चांसेस हैं कि आप वहाँ सेटल हो सकते हैं, अपना जो है वो लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आप जो है ना वो कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत सारे लोग हैं जो लोग जहाँ ये इधर जो है ना जॉब कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपको लैंग्वेज आती है, चाइनीज लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं, तो आपके बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं यहाँ पे आपको जॉब लेने के, अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज आप सीख लेते हैं तो। और अगर आप थोड़ा सा मतलब कि इसको जो है ना थोड़ी सी मेहनत करें, तो चाइनीज लैंग्वेज आप सीख सकते हैं इजीली यहाँ पे। बहुत सारे दोस्त भी हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं स्कूल्स में एज अ इंग्लिश टीचर, और अच्छी खासी जो है ना वो सैलरी जो है ना वो ले रहे हैं इधर। जॉब मिल जाती है इजीली, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। सर पीएचडी का कितना ये रानिया ये लग जाता है चाइना के अंदर अगर बंदा पीएचडी करे? अच्छा, पीएचडी में जो है वो चाइना में वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं होता कि जो है ना वो 6-7 साल, उस तरह नहीं होता। यहाँ पे जो है वो मिनिमम 3 ईयर है, मैक्सिमम जो है वो 5 ईयर्स है। लेकिन जो स्कॉलरशिप होता है यूजुअली, जो सीएससी भी है, आंसू भी है, ये है 4 ईयर्स के लिए है। मतलब कि और डिग्री भी तकरीबन 4 ईयर में, या फिर 4 ईयर से कोई 6 महीने ऊपर लगा लें, या हो सकता है साल एक्स्ट्रा लग जाए। लेकिन वो भी उसका भी अगर आपका प्रोफेसर अच्छा है तो वो उसके लिए भी आपको पे करेगा। यानी कि अगर स्कॉलरशिप खत्म हो जाता है तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम होगा उधर वो उसके लिए पे करता है, उसके लिए जो प्रोफेसर है। 3 से 4 साल जो है ना यूजुअली जो है वो 4 साल में मतलब कंप्लीट हो जाती है ये पीएचडी। सर पाकिस्तान में अगर किसी का कायदे आजम में या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो तो उसको एडमिशन हुआ हो या हो जाए तो उसको क्या कोशिश करनी चाहिए चाइना जैसे कंट्री में या किसी और कंट्री में, या उसको पाकिस्तान में ही कंटिन्यू करना चाहिए हर हवाले से? ये डिपेंड करता है अगर उसके जो है ना फाइनेंशियल हालात कैसे हैं। अगर तो वो अफोर्ड कर सकता है भाई, वो जो है ना तो वो लाजमी कर ले, वो जो है ना उधर से कर ले। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो जो है ना मेरा ख्याल है चाइना इज द बेस्ट ऑप्शन। और चाइना में जब आते हैं तो यहाँ पे आपको एक सिग्निफिकेंट जो है ना वो एक ये जो एजुकेशन सिस्टम है और यहाँ पे किस तरह से काम किया जाता है, ये टोटली डिफरेंट है पाकिस्तान से, फैसिलिटीज वाइज भी और जो रिसोर्सेज वाइज भी। सर वो कहते हैं स्टूडेंट काम नहीं कर सकता है मतलब पार्ट टाइम सर, ये बात सही है सर? बैचलर वाला या ऑनलाइन तो सर कर ये सकते हैं ना उसका? बिल्कुल ये जो है ना ऑनलाइन कर सकते हैं आप जो है ना जॉब आप, लेकिन ऑफिशियली जो है ना वो अलाउ है। लेकिन अलाउ आपको जो है ना वो परमिशन लेनी होती है अपने प्रोफेसर से, और प्रोफेसर अगर आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो प्रोफेसर कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप जो है ना जॉब करो। और थोड़ी रिस्ट्रिक्शन भी आपकी जो है ना वो मतलब चेक एंड बैलेंस है इनका, कि ये जो है ना वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि ये स्टूडेंट है और ये जॉब कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। इस वजह से जॉब स्टूडेंट नहीं करते यहाँ पे, लेकिन ऑनलाइन जो है ना काम शाम मतलब करते हैं स्टूडेंट, वो कोई मसला नहीं। थैंक यू सर। सर Okay, Salman आपने Arif स्टडी has प्लान a question. Yeah, Salman, या go जी ahead. जी सर आपने स्टडी प्लान और मोटिवेशनल लेटर के बारे में कहा, लाइक इसमें डिफरेंस क्या है? लाइक स्टडी प्लान में हम एरिया ऑफ रिसर्च एंड इंटरेस्ट के बारे में लिखते हैं, और मोटिवेशनल लेटर में पर्सनल इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में लिखते हैं, या इसका कोई दूसरा कंपोजिशन या स्ट्रक्चर ये कैसे होता है? एक दूसरे से कैसे ये दोनों डिफरेंट है? आपने आई थिंक मैंने मोटिवेशनल लेटर मैंने जिक्र नहीं किया।
लेकिन आपने मोटिवेशनल लेटर का जिक्र किया, इसके लिए मोटिवेशनल लेटर नहीं, ये नहीं चाहिए। मैंने दो चीज़ों का जिक्र किया था, स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान, और दूसरा मैंने जिक्र किया था जो रिसर्च प्रपोजल का। जो स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान होता है वो थोड़ा जनरल होता है, उसके 6 से 7 पैराग्राफ होते हैं। पहला पैराग्राफ होता है आपने जनरल अपने बारे में बताना होता है, जो दूसरा पैराग्राफ होता है उसमें आपने जो है वो अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताना होता है। जो थर्ड पैराग्राफ होता है उसमें अगर आपने कहीं पे जॉब की है वो बताना होता है। जो फोर्थ पैराग्राफ होता है उसमें आपने बताना होता है कि व्हाई आई वांट टू कम टू चाइना, मींस आपने उसमें जो है बताना होता है कि चाइना जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है, तो इस वजह से मैं चाइना में आना चाहता हूँ, चाइना के पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन है, इस वजह से मैं आना चाहता हूँ, ये मेरा जो होम टाउन है या मेरा जो पाकिस्तान है उसके करीब है, तो इसलिए मैं आना चाहता हूँ। इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद वाले पैराग्राफ में आप लिखोगे कि मैं जो है वो ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, वाई नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी। उसमें आप ये लिख सकते हो कि उसमें आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देख सकते हो, अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है तो आप उसमें लिख सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है तो मैं इसलिए यहाँ पे ये मतलब कि अप्लाई करना चाह रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें आप जो है ना उसमें लिखते हो। लेकिन जो आपका रिसर्च प्रपोजल होता है वो टोटली रिसर्च ओरिएंटेड होता है। उसमें आप जो है एक प्रॉपर जो है एक्सपेक्टेड टाइटल लिखते हो, उसके बाद अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, उसके बाद टाइटल के बाद आप जो है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हो, इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखते हो। उसके बाद आप कुछ लोग जो है ना ऐड कर देते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, और कुछ लोग नहीं करते, वो जो है ना वो आप ना भी करें तो फिर भी ओके है। उसके बाद जो है ना आपके रेफरेंसेस वगैरह आते हैं। ये रिसर्च प्रपोजल जो है ये पीएचडी में अप्लाई करना चाह रहे हैं ये उनके लिए है, जबकि जो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो एक जनरल जो है वो बना सकते हैं स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्टडी प्लान ज़्यादातर फॉरेन यूनिवर्सिटी वो ऑनलाइन या कंप्यूटर बेस चेकअप करते हैं ये स्टडी प्लान और सारा स्कॉलरशिप प्रोसेस। सो हमें जेनेरिक या नेचुरल लिखना चाहिए या कोई कीवर्ड्स टारगेट करनी चाहिए? लाइक यार आप जो है वो जिस तरह मर्जी लिखें, लेकिन खुद से लिखें। मतलब ये ना करें कि आप बस जो है ना किसी ने लिखा हुआ है उधर से कॉपी पेस्ट कर लें। हाँ, एक जो है आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से लिखना है, और वो आप खुद से लिखें जो आपके माइंड में है। और अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी वो आपके लिए इजी होंगी, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा आपका। अगर इसमें थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा बहुत अच्छा भी नहीं भी होगा फिर भी जो है ना चल जाएगा, कोई इतना मैटर नहीं करेगा। थैंक यू सर। If anyone else has questions, आप लोग unmute करके पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि मेरा बैचलर्स है मैथमेटिक्स में ना, तो और यह है कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, तो मैंने कोई भी कोर्स वगैरह नहीं किया हुआ, ना कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो मैं सीवी में क्या ऐड करूँ या उसके बारे में आप मुझे कुछ थोड़ा गाइड कर दें, क्योंकि सीवी में लिखने को कुछ है ही नहीं, तो उसके बारे में अगर आप मुझे कुछ बता दें तो। ये देखें, आप जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। आप जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज वो शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा लंबे कोर्सेज ना करें। आप जो है वो शॉर्ट कोर्सेज 4 आवर्स 5 आवर्स या मे बी 3 आवर्स वो वाले कोर्सेज कर लें, तो आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं। उनकी सर्टिफिकेशन होती है? हाँ होती है, ये कुछ की मतलब मिल जाती है सर्टिफिकेशन, कुछ की ऑनलाइन जो है ना कोर्सिया पे कुछ कोर्सेज हैं उनके ऑनलाइन जो है ना वो आपको ईमेल कर देते हैं, इस तरह से भी होता है। तो और इनका कोई इतना चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता, आप जस्ट जो है ना वो टाइटल लिख सकते हैं उसमें, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। काइंडली आप कोई साइट बता सकते हैं जहाँ पे ये फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं? ये किसी ने जो है वो किया, कोर्सिया है, एडेक्स है, उसके अलावा जो है आपकी अपनी फील्ड्स के होंगे। जिस तरह से मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स वाले जो है ना वो कर सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट पे, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे मौजूद हैं। उसके अलावा जो है वो FAO की वेबसाइट पे हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। इसी तरह आपकी जो फील्ड है उसकी रेलेवेंट भी जो है ना काफ़ी सारी होंगी। आप जस्ट गूगल पे सर्च करें, अपनी फील्ड का नाम लिखिए और साथ लिखिए ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर।
सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी जी सर एक्चुअली मैं मतलब जीसी था सर, बस फिर वो मेरा मेडिकली एक मैं अनफिट हुआ था मेडिकल की वजह से, तो मेरा दिल काफ़ी टूट गया था। तो फिर सर मैंने एडमिशन ले इस्लामाबाद में, तो BSCS के अंदर। तो सर हमने जो स्कॉलरशिप जो सर हमें मिले हैं सर, वो हमें PF के मिले हुए मैट्रिक में, मतलब मैंने तो गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी की। तो सर इस तरह के स्काउट के सर्टिफिकेट वो हम ऐड कर सकते हैं CV में, मतलब या कोई प्रॉपर कोर्स मतलब वो करना है सर, ये थोड़ा सा गाइड कर दें। नहीं, ये जो सोशल एक्टिविटीज है ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ये जो नहीं सर, ये स्कॉलरशिप तो होता है स्कूल लेवल पर है ना सर। आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं उसमें कोई जो है ना वो नहीं है, इसमें कोई नहीं है। आप लाजमी जो है ना उसमें ऐड करें ये चीजें सारे। ठीक सर, थैंक यू। Hayat Shah, I think you have a question. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी 20 इंग्लिश में की है, तो क्या चाइना में तो डोमेन लैंग्वेज चाइनीज है, तो क्या वहाँ लिंग्विस्टिक के रिलेटेड फील्ड्स है कि मैं वहाँ मास्टर में दाखिले ले सकूँ? ये जो है ना लिंग्विस्टिक के बहुत ही कम हैं, लेकिन हैं सही। कुछ मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो यहाँ पे लिंग्विस्टिक में जो है ना इंग्लिश लिटरेचर में जो है वो मास्टर्स कर रहे हैं, और यहाँ पे हैं स्कॉलरशिप, लेकिन बहुत कम है। कोई इस तरह से इतनी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर इनका जो फोकस है वो ये IT CS और बेसिक साइंस वाली फील्ड्स हैं, सोशल साइंस वाली फील्ड्स हैं, मैनेजमेंट वाली साइड वाली फील्ड्स हैं। और ये जो लिंग्विस्टिक है ये स्कॉलरशिप हैं सही, लेकिन बहुत कम है। ये मेरा ख्याल है बीजिंग का कोई इंस्टीट्यूट है वो करवा रहा है इसमें लिंग्विस्टिक में। ओके सर। और सर मैं अभी फ्रेश हूँ, तो क्या मुझे कोई रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा पहले से या नहीं? नहीं, ये रिसर्च पेपर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हो तो ये एक मतलब प्लस पॉइंट कह लें कि ये बड़ा हेल्पफुल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ओके सर, थैंक यू। सर CV कितने पेजेस की होनी चाहिए? एक भाई ने भी और भी क्वेश्चन किया हुआ था यही सेम। CV का? जी सर, CV कितने पेजेस की होनी चाहिए? CV जो है आप मतलब कि पेजेस का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये डिटेल्ड होनी चाहिए। आपका जो है वो ये रिज्यूमे टाइप नहीं होनी चाहिए। अब मेरी जो CV थी वो तकरीबन मेरा ख्याल है 4 से 5 पेजेस की थी। वो जो रिज्यूमे टाइप CV होती है वो यूजुअली आप जॉब्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हो कि टू दी पॉइंट आप अपना एजुकेशन बताते हो, अपना जो है वो अगर आपने कहीं पे जॉब की है वो बताते हो, दैट्स इट। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप वगैरह के लिए जो एकेडमिक CV होती है वो थोड़ी डिटेल्ड होती है। उसमें आपने अपनी सोशल एक्टिविटीज, इस तरह की चीजें, आपने सारी चीजें बतानी होती Sir, I have a question. जी जी। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। Sir, I have done my thesis work in masters on nanotechnology and I want to publish this my research work in International Journal of Chemistry. Can you please guide me? How can I do? नहीं, आप पब्लिश आपने कर लिया है या फिर आपका क्वेश्चन क्या है? मतलब आप अप्लाई करना चाह रही हैं स्कॉलरशिप के लिए? I want to publish. I want to publish. ओके। अच्छा, यूजुअली जो होता है ना, अगर आपका पेपर बहुत अच्छा है तो आप जो है ये 2 तरह के मेन जर्नल्स होते हैं। Sir, I want to add one thing. I want to add one thing. I have presented my research work in International Chemistry Conference and I am second prize winner among 250 international students. ओके, सही हो गया। तो उधर से आपको कोई नहीं मिली फंडिंग वगैरह, या उधर से कोई जो है ना आपको वो प्रोफेसर या कोई जर्नल ऑनर कोई इस तरह से कोई नहीं मिला कि जो Sir, unfortunately, I haven't applied. ओके। सो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये होता है कि ओपन एक्सेस से होता है कि जो है ना ओपन एक्सेस ना हो। अब 2 मतलब कि अगर ओपन एक्सेस होगा तो वहाँ पे आपको जो है वो पे करना होगा, और इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं उनकी अच्छी खासी जो है ना वो पे करना पड़ता है उनके लिए। सो जो अगर आपका ओपन एक्सेस नहीं है तो उसके लिए, अगर आपका पेपर बहुत अच्छा है तो आपको जो है वो जो ओपन एक्सेस नहीं है उस जर्नल को आप फ्री ऑफ कास्ट उसमें जो है वो कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। Sir, do my professor help me in this?
अब ये आपके प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, लेकिन चाइना में तो यही होता है, चाइना में यही होता है कि प्रोफेसर जो है ना वो ये पे करते हैं। अब पाकिस्तानी जो है ना वो तकरीबन जो अब जो मेरा एक दोस्त था उसने पेपर जो है पब्लिश किया था, उसका मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कोई 1 लाख या 1.5 लाख लगा था। सो वो सारा वो जो प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट था उसमें से उसने पेमेंट की थी। सो ये प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, अगर उसके पास रिसोर्सेज हैं तो वो जो है ना कर सकता है, अच्छे जर्नल्स हैं। Cause one of the other student of my professor, she has published her work by her own. ओके, सो ये प्रोफेसर टू प्रोफेसर, ये प्रोफेसर वेरी करता है। अगर उसको जो है ना अगर उसके पास रिसोर्सेज हुए तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता, प्रोफेसर का अपना जो है ना होगा। All right, thank you. सर ये जो कंसल्टेंट होते हैं सर, ये लोग कहते हैं हम इतना चार्जेस कराएंगे, ये खुद ऑनलाइन अप्लाई करते हैं जस्ट, या सर इनके लिंक होते हैं? सर ये थोड़ा सा मिसगाइड है सर, इसको कंफ्यूज खत्म करें। यार मैं पर्सनली जो है ना इस चीज़ पे मतलब नहीं, मैं नहीं रखता कि अगर आपने जो है ना वो अप्लाई करना है ना तो आप जो है ना खुद से मेहनत करें। आपको जो है वो किसी कंसल्टेंट या किसी मतलब उसको नहीं करना चाहिए या अप्रोच नहीं करना चाहिए। आपको खुद से जो है वो थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। और उनके कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो चाइना में इस तरह का सिस्टम नहीं है। ये जो ये दूसरे कंट्रीज हैं जिस तरह न्यूजीलैंड है उधर हैं, यूके में है, यूके के काफ़ी सारे कंसल्टेंट हैं, उनके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ होती हैं लिंक्स। इवन के जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं ये न्यूजीलैंड की या आप यूके की देख लें, तो उनके ऊपर उन कंसल्टेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है प्रॉपर। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ वो कोई जो है उनकी कोई मतलब प्रोफेसर के साथ या फिर कुछ इस तरह से कुछ करते होंगे, लेकिन मुझे जो है इस तरह का कोई नहीं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से अप्लाई करें। नहीं सर, वो मुझे कहा था कि आप लोग अप्लाई करोगे तो आप लोगों का नाम नहीं आएगा, बट हम लोग आपका 1 वीक में मतलब रिकमेंडेशन लेटर, लेकिन वो चार्जेस $1600 बहुत ज्यादा है सर। नहीं इस तरह नहीं होता। आप जो है वो जो है ना वो खुद से अप्लाई करें और थोड़ी मेहनत करें, इंशाल्लाह जो है ना वो ये हो जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। I also want to add one thing, जो स्टूडेंट्स का स्पेशली कंसल्टेंट से रिलेटेड या इस तरह की जो कंफ्यूजन है, इफ़ यू गाइज नीड हेल्प तो आइज फाउंडेशन के साथ आप लोग कर सकते हो। ठीक है, I have sent the form link in the chat box as well, because especially number 1 it's free of cost and number 2 it's virtual, और ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स हैं भी well through remote regions के, right? And we are always there to connect you with people like Mudassir as well. So we are always trying to like contact them and like basically arrange webinars for you guys. तो अगर आप लोगों ने future webinars को join करना है या if you guys need counseling regarding your applications, recommendation letter, whatever the case is, तो मैंने link अंदर भेज दिया था chat box में if you guys need help with that. एंड अगर आप लोगों को मीटिंग रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो बाद में हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, तो उसके लिए भी आप लोग फिर फॉर्म फिल कर दीजिएगा, तो उसके मुताबिक देन वील सेंड यू एन ईमेल विद द लिंक। सो या दैट्स अबाउट इट, थैंक यू। अच्छा हयात शाह, आई थिंक यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन? नहीं, अच्छा। So I think this is about it. Mudassir, if you are done with the presentation as well, I think हम लोग कर सकते हैं wrap up. Yeah, I can't hear you. आप mute हो। जी बिल्कुल, मैंने जो है वो बस जो है ना कंप्लीट है प्रेजेंटेशन। ठीक है, perfect. So thank you everyone for joining. अगर आप लोगों के अभी भी कोई questions हैं, you have like 15 to 30 seconds. आप लोग भेज दें chat box में, we're gonna address that. Otherwise, thank you so much, Mudassir, for joining and giving us your time. Okay, and hopefully we will be having more webinars with you, और जब ये applications proper खुलते हैं तो we can have a follow-up session as well, अगर आप available हों। Okay, sure. Okay, perfect. Thank you everyone for joining. मैम ये चैनल आपका कौन सा है यूट्यूब पर, नाम बताएं? We're just going to start publishing the webinars now. So it's basically the Ayat Foundation, and I'll send the name here. Ma'am, can I share my YouTube channel too? Yeah, sure you can. Okay.
मुदस्सिर, एक क्वेश्चन है कि मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स हैं इन स्कॉलरशिप में? मैम पब्लिक मेरा हेल्थ जो है ना इमरजेंसी। जी जी बिल्कुल इसके रिलेटेड है। एक होती है प्योरली जो है ना वो मेडिकल की, ये मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, जैसा कि एमबीबीएस है या इस तरह से, उस तरह की तो नहीं है, लेकिन जो है ना ये जो दूसरी फील्ड्स हैं ये हैं फील्ड्स में। या आप सर्च आउट कर सकते हैं, ये जो मैंने तरीका बताया था campus.china.org, सो उसके थ्रू जो है ना आप ये देख सकते हैं इसमें। ठीक है, परफेक्ट। सो आई थिंक कि फिलहाल और कोई क्वेश्चन नहीं है। अदील, आप कह रहे थे कि आपने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करना है, तो यू आर वेलकम टू शेयर दैट इन द चैट बॉक्स बिफोर वी एंड। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू, ओके ग्रेट, गॉट इट। फॉर द रेस्ट ऑफ यू मैंने फॉर्म का लिंक फिर से शेयर कर दिया, एंड यू गाइज आर मोर देन वेलकम टू रजिस्टर। अगर मीटिंग रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो यू नीड टू फिल आउट द फॉर्म, ताकि हमें पता हो कि जो जिन्होंने अटेंड किया है उन्हीं के पास जा रही है। ठीक है, सो या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों को कभी कोई क्वेश्चन वगैरह हो, यू गाइज आर मोर देन वेलकम टू रीच आउट टू अस ऑन लिंक्डइन और ऑन इंस्टाग्राम। नाम मैंने भेज दिया हुआ है चैट बॉक्स में, द आयत फाउंडेशन। ओके, सो या यू गाइज कैन स्टार्ट लीविंग द मीटिंग, and thank you so much again, Mudassir, for joining us today. वेलकम। Okay. Allah Hafiz, everyone. अल्लाह हाफिज। मैम अल्लाह हाफिज।